गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोग गोली दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के बारे में अध्ययन किया गया था। आज हम लोग जो है रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन रेखीय आवर्धन के बारे में हम लोग जो है एक परिभाषा इस तरह से इसको कह सकते हैं। रेखीय आवर्धन का परिभाषा परीक्षा में भी अगर आता है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि AB एक वस्तु है जिसका A डैश B डैश प्रतिबिंब बन रहा है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे ध्रुव है। रेखीय आवर्धन M परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर प्रतिबिंब की लंबाई को I से डिनोट किया जाए, प्रतिबिंब की लंबाई अगर हम लोग I से डिनोट करें और वस्तु की लंबाई को O से अगर लिया जाए तो रेखीय आवर्धन का सूत्र M बराबर I/O होगा। यहाँ पे M बराबर I/O प्राप्त होगा। यहाँ पे यह जान लेना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि यह जो मुख्य अक्ष है, प्यारे छात्रों, इसके पहले बताया गया है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई को धनात्मक लिया जाता है तथा इसके नीचे की लंबाई को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यह ध्रुव है, ध्रुव के इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर चलेंगे तो ऋणात्मक और इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं तो धनात्मक लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन जा रहा है तो उसकी लंबाई को माइनस में लिया जाएगा और अगर ऊपर की तरफ, जैसे अगर हम बहुत नज़दीक वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उस केस में यह धनात्मक होगा। इस प्रकार से हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में जान लिया गया। इसमें जो है हम लोग रेखीय आवर्धन के सूत्र के बारे में जानेंगे। अगर हम ध्रुव को, यहाँ पे जो ध्रुव है, यह वस्तु को यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन खींच दे और यह प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दें। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन हम लोग इसके पहले पढ़ा गया है। फर्स्ट क्लास में ही परावर्तन के नियम को पढ़ा गया है और उसमें हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण इस वस्तु से अगर आ रही है, P पर आ रही है, यह हमारा मुख्य अक्ष है, तो इस पे जो कोण बनेगा यह लगभग हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। इस पे जो कोण बनेगा वह उस कोण को आपतन कोण कहेंगे और इसके बाद जो ये परावर्तित हो रहा है इस तल से टकरा करके तो जो कोण बनेगा उसे हम परावर्तन कोण R कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में हम लोग ये जानते हैं कि आपतन कोण I परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन के
नियम से आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। I किसके बराबर हो गया? R के। यहाँ पे एक त्रिभुज को हम लोग कल्पना अगर कर लिया जाए, हम लोग जो है रेखीय आवर्धन के सूत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग पढ़ा जा रहा है रेखीय आवर्धन के सूत्र को। यहाँ पे m बराबर I/O और यह सूत्र कैसे निकलेगा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यह एक त्रिभुज है त्रिभुज BA और यहाँ से ले लेते हैं P त्रिभुज BAP एक त्रिभुज है और एक इसी में दूसरा त्रिभुज है। आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो यह त्रिभुज है आपका B'-A'-P त्रिभुज B'-A'-P और इस त्रिभुज में जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोण I कोण R के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों त्रिभुज का एक त्रिभुज यह है, एक यह त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज हम लोगों का ये है। तो यह जो त्रिभुज है यह इस त्रिभुज का एक कोण बराबर है प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार। दूसरा कोण A यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यह 90 डिग्री का है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कोण A' यह भी कितने अंश का है? 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। इसके पिछले वाले अध्याय में, पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होगा तो उसके भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात भी हम लोग क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो इस त्रिभुज का, यह जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का भुजा A'-B' यह भुजा है और यह भुजा बटे यह भुजा बड़े वाले त्रिभुज का बटे AB किसके बराबर हो जाएगा? यह A'-P बटे पूरा यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा APK। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे A'-B' क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मान लिए? I और वस्तु की लंबाई क्या है? O। यह किसके बराबर हो गया? A'-P कितना है? यहाँ से हम दूरी को मेजर करते हैं तो ध्रुव से दूरी है, प्रतिबिंब बन रहा है तो इस प्रतिबिंब की दूरी को V लेते हैं। इधर की दूरी चूंकि इससे नापेंगे तो इसलिए यह माइनस में लेंगे, तो यह -V और यहाँ वस्तु रखा गया है। यहाँ से दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी U, इधर की लेंगे तो माइनस, इस प्रकार से -U। इसके नीचे वाला अगर लंबाई रहेगा तो ये माइनस होगा और ऊपर का इसके नीचे माइनस, इसके ऊपर प्लस लेते हैं मुख्य अक्ष के। तो यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लिए कि I/O -I/O बराबर V/U। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यह माइनस को अगर इधर ले आएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा I/O बराबर -V/U। अगर आवर्धन क्षमता में इसके वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो m बराबर होगा -V/U, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर I/O बराबर -V/U। इस प्रकार से हम लोग गोलीय अवतल गोलीय दर्पण में रेखीय आवर्धन के सूत्र को जान लिया गया। यह सूत्र है रेखीय आवर्धन का। इसी क्रम में आगे हम लोग जो यह गोलीय दर्पण को पढ़ा गया, इसमें उसका उपयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यह जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग
कहाँ करेंगे, यह चीज पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, यह इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को यह जानना पड़ेगा। देखिए वह प्रतिबिंब के अनुसार हम लोग इसके उपयोग को भी ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं। अवतल दर्पण है तो दोनों में हम लोग प्रतिबिंब को बनना पढ़ा गया था, इस प्रकार से बाहर की तरफ कलई कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। और हम लोग जो है अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जान रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है और इसमें इधर वस्तु को जब रखा गया था, अनंत पर रखा गया था, तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बन रहा था। जैसे जैसे उसके पास ले आ रहे हैं प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जा रहा है और उल्टा बनता जा रहा है। जैसे ही वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उसी के बराबर बनता था, उल्टा बनता था। फिर इसके जब और नज़दीक ले आएंगे तो प्रतिबिंब उल्टा ही बन रहा है, बड़ा बनता चला जा रहा है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच जब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इस दृष्टि को देखते हुए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग अगर बहुत नज़दीक वस्तु रख दिया जाए, बहुत नज़दीक, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे सीधा बनता है। इसका उपयोग कार्य जैसे हमको अगर दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में दर्पण को कहाँ रखेंगे, अपने चेहरे के पास रखते हैं तो वह जो बाल है बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो यह अंदर की तरफ पालिश होता है। और यह चीज हम लोग पढ़ा गया है कि चाहे वस्तु को कहीं भी रखा जाएगा, वस्तु को कहीं भी रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण से पीछे और सीधा बनेगा। इसका उपयोग हम लोग जो है, जो बाइक है या जो कार है, उसको उसके शीशे में करते हैं पीछे की वस्तु को देखने के लिए, ताकि वस्तु चाहे बहुत बड़ी हो चाहे छोटी हो, नज़दीक हो बहुत दूर हो, उसमें छोटा प्रतिबिंब उस वस्तु का बनेगा और सीधा बनेगा, जिससे हम लोग यह जान लेते हैं कि कितनी दूरी पर जो है पीछे की गाड़ी है। इस प्रकार से हम लोग दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स को, दर्पण का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसके न्यूमेरिकल उस पर लगाएंगे। यह न्यूमेरिकल आप लोग होमवर्क के रूप में एक जो है किताब से अपने देख करके लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछ लेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल होमवर्क के रूप में दे भी दिया जाएगा। धन्यवाद।